हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है किशोर अवस्था। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं और इसी के साथ प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो यहाँ तक के टॉपिक अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो हम नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, तो देखो अभी तक यहाँ पे देखो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं। ठीक है, सारे जो टॉपिक हैं वो एक बार आप लोग देख लेंगे। प्रीवियस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक, वो था यहाँ पे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या होता है संतुलित आहार। आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी काफी सारी चीजें यहाँ पर हैं, आपको बताना है संतुलित आहार क्या होता है। चलो, क्वेश्चन क्या है। संतुलित आहार किसे कहते हैं। अच्छा, आंसर आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी है, एक बार कोशिश करो इसका आंसर करने की। इजी है, देखो सारी चीजें तो आपके सामने है। हमने बोला कि जो संतुलित आहार है वो ऐसा भोजन होता है, आंसर क्या होगा, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों। ठीक है, अब सभी पोषक तत्वों में कौन कौन से आएंगे। आपके सभी पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट भी आएंगे, प्रोटीन भी यहाँ पे आता है, वसा भी यहाँ पर आता है, खनिज भी जो है वो आते हैं, विटामिन जो आते हैं, खनिज भी यहाँ पर आते हैं। ये सारे ही पोषक तत्व होते हैं, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज सभी तत्व पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं, उचित मात्रा में पाए जाते हैं। ये दो चीजें ध्यान रखना जब भी आप संतुलित आहार या बैलेंस डाइट की बात करते हैं। तो क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमने कहा कि जब भी संतुलित आहार की बात करोगे तो दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कि सारे ही पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, सारे, सब में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स या खनिज सभी होते हैं और उचित मात्रा में होने चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला उचित मात्रा का मतलब क्या होता है, ना तो बहुत अधिक मात्रा में हो वो पोषक तत्व और ना ही बहुत कम मात्रा में हो। देखो, अगर बहुत अधिक मात्रा में हम किसी एक पोषक तत्व को ले लेते हैं तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। टॉक्सिसिटी यानी कि वहां पे क्या हो जाता है, वो टॉक्सिक बनाने लगता है। टॉक्सिन एज अ जैसे जहर काम करते हैं वो वैसे ही काम करने लगेगा। और अगर आपने बहुत कम यहाँ पे पोषक तत्व लिए हैं तो वो डेफिशिएंसी होने लगेगी, कमी होने लगेगी, कुपोषण वहां पे होने लगेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज जो हमें समझनी है, हमने कहा कि जो सारे ही पोषक तत्व होते हैं, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने बोला ऐसा भोजन जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं और वो उचित मात्रा में शामिल होते हैं, उनको हम संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार में कोई एक भोजन नहीं आएगा। देखो, आप दाल और चावल खा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दाल और चावल में आपको सारे ही पोषक तत्व मिल गए हैं। ठीक है, दाल और चावल में आपको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, आपको प्रोटीन आपको मिलता है। ठीक है, आपने कहा कि आपको ऐसा भोजन ग्रहण करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज सभी हो। ठीक है, तो अब आप कहेंगे, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि एक टाइम पे आप क्या यहाँ पे क्या खा रहे हैं, दिन का खाना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिन के खाने में आपको यहाँ पे उसी टाइम पे दाल भी खानी है, आपको चावल भी खाने हैं, रोटी भी खानी है, सब्जी भी खानी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको सैलेड भी लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दूध भी लेना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम पे सारा भोजन लेना है। पहली चीज तो ये समझो कि जो सारे पोषक तत्व है वो किसी एक भोजन में नहीं मिलते हैं, अलग अलग भोज्य पदार्थ में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसी और में मिलेगा, प्रोटीन किसी और में मिलेगा, वसा किसी और में मिलेगा, ऐसे ही खनिज और विटामिन भी किसी और भोजन में मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे भोजन को, सारे पोषक तत्वों को आप एक ही मील में ले लेंगे। आप एक टाइम का खाना खा रहे हैं और आपने वो सारी चीजें एक ही टाइम पे खा ली हैं, नहीं।
पूरे दिन में हम कम से कम 3 बार का या 3 टाइम का खाना खाते हैं। आप ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, फिर आप लंच करते हैं दिन में, फिर आप रात में डिनर करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे क्या है, यहाँ पे जो मील है, जो मेन मील है, जो हम खाना खाते हैं वो है। आप यहाँ पे अपने भोजन में जो भोज्य पदार्थ हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आप क्या खाएंगे, दिन में आप क्या खाएंगे, रात में आप क्या खाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम का आप खाना खा रहे हैं और उसी टाइम पे आपको सारे ही पोषक तत्व लेने हैं। आप सारे ही पोषक तत्वों को पूरे दिन भर में पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं और जो आपके लंच के बीच का टाइम होता है उसमें आप फ्रूट्स खा लेते हैं या आप जूस पी लेते हैं, ठीक है। फिर दिन के टाइम में आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने खाना खाया, दाल चावल सैलेड आपने लिया, ठीक है, सब्जी भी आपने ले ली है, आप यहाँ पे दही जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि इस जो आपका लंच और आपके डिनर के बीच का टाइम है उसमें भी आप कुछ कुछ चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने चने खा लिए हैं, ठीक है। तो आपने क्या बात की है कि आप दिन भर में कुछ ना कुछ खा रहे हैं और उससे आपको कोई ना कोई पोषक तत्व तो मिल रहा है। जैसे मॉर्निंग में आप क्या खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, या कोई कोई आपने देखा होगा कि वो सिर्फ जूस पीते हैं, जो लाइट जो ब्रेकफास्ट है वो करते हैं, ठीक है। दिन में आप जो है वो प्रॉपर खाना खाते हैं, उसमें आप सारी चीज़ें शामिल करते हैं। रात में भी आप प्रॉपर खाना खाते हैं, उसमें आप देखो, अब हमने देखा होगा घरों में कि दिन में हम क्या खाते हैं, दही खाते हैं, और रात में हम क्या पीते हैं, यहाँ पे दूध पीते हैं। तो ये भी, इसका भी एक टाइम है, क्योंकि जो दही का पाचन है वो दिन में ज़्यादा अच्छे से होता है, दूध का पाचन रात में ज़्यादा अच्छे से होता है। तो हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम खाना खाते हैं उसको क्यों अलग अलग तरीके से हम खाते हैं, क्यों ऐसे बोला जाता है कि दही को दिन में खाना ही बहुत अच्छा होता है। ये हमारे शरीर के अकॉर्डिंग होता है कि हमारे शरीर में पाचन किस प्रकार से होता है, किस भोजन का पाचन किस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से होगा, हम उस भोजन को उसी टाइम पे खाते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व जो हैं उनको हम पूरे दिन भर में पूरा कर सकते हैं। आप देखो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो आप ऐसे लेते ही रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल आप खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन आपको, जैसे आप दाल खा रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, आपको प्रोटीन मिलेगा। वसा जो है उसमें आप घी मक्खन खा सकते हैं, वो भी आप लेते रहते हैं। विटामिन जो है वो क्या होता है कि आप अलग अलग विटामिन को अलग अलग फूड से लेते हैं। जैसे कि कोई विटामिन किसी फ्रूट में मिलता है या किसी सब्जी में मिलता है, अलग अलग विटामिन अलग अलग प्रकार के भोजन में मिलता है। तो आप क्या करते हैं, अलग अलग चेंज कर करके आप जैसे फल या सब्जियां खाते हैं तो आपको सारे विटामिन मिलते रहते हैं प्रॉपरली। ऐसे ही खनिज में भी होता है। तो आपको बताया गया था कि जब किशोर अवस्था आती है, वैसे तो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी ह्यूमन बींग है, सभी को यहाँ पे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। लेकिन किशोर जो होते हैं उनको ज़्यादा आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें प्रॉपर डाइट यहाँ पे चाहिए होती है, सारे ही पोषक तत्व उन्हें चाहिए होते हैं। और ये ध्यान रखना कि कोई भी पोषक तत्व आप आवश्यकता से अधिक ना खाएं, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने बोला, आप कार्बोहाइड्रेट और वसा को अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और यहाँ पे फिजिकली आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं है, एक्सरसाइज नहीं आप कर रहे हैं, तो ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि मोटापे का शिकार आप यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उचित मात्रा का मतलब है कि ना तो बहुत अधिक खाना है और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम मात्रा में आप खा रहे हैं। आप खाना बहुत कम खा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे वीकनेस होगी यहाँ पर, इससे कुपोषण के शिकार जो व्यक्ति है या जो बच्चे हैं वो हो सकते हैं। इससे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सिर्फ कमजोरी ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें होती हैं। फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ना, जैसे जल्दी कोई भी जो बीमारी यानी कि जैसे नॉर्मल जो कोल्ड और फीवर होता है वो भी जल्दी से ठीक ना होना, ये भी बताता है कि यहाँ पे क्या है, जो बच्चा है या जो व्यक्ति है वो कुपोषण का शिकार है। अच्छा, संतुलित आहार आप लेते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। संतुलित आहार आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन एक और चीज करते हैं, ये आपकी इम्यून सिस्टम, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये क्या होती है, आपके शरीर में एक ऐसी क्षमता होती है जो रोगों से लड़ सकती है, ठीक है। जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कोल्ड हुआ है और आप हर बार दवाई खा ही लेते हैं। हल्का फुल्का कोल्ड होता है, हल्का फुल्का फीवर होता है, आप दवाई नहीं खाते हैं,
ठीक है, आप वेट कम से कम 1 दिन तो आप वेट करेंगे कि मेरा जो फ़ीवर है वो खुद ही ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शरीर खुद ही अपने आप को सही करने में सक्षम होता है, इसी को इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। आप संतुलित आहार जब लेते हैं, प्रॉपर डाइट आप लेते हैं, सारे ही न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, उचित मात्रा में ले रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी। और जो संतुलित आहार को ग्रहण करते हैं, वो बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं। और जैसे जैसे देखो बीमार पड़ेंगे भी, अब आप सोचेंगे वो बहुत कम बीमार पड़ने का मतलब क्या है, वो कभी कभी तो पड़ते हैं, देखो वो तो नॉर्मल है, वो नेचुरल है, वो पड़ना भी चाहिए। जब मौसम चेंज होता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है ऐसे में। ठीक है, अब वो जब बीमार पड़ते हैं तो जैसे किसी को कोल्ड होता है तो 1 या 2 दिन में वो ठीक हो जाते हैं, तो इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ बच्चे वो फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, उन्हें फीवर होता है, उन्हें जब कोल्ड होता है तो बहुत टाइम तक वो कोल्ड ठीक नहीं होता है, मतलब कि उनकी इम्यूनिटी कैसी है, कमजोर है, वीक है। अब समझ आया कि क्यों संतुलित आहार या बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट है, क्या मतलब होता है संतुलित आहार या बैलेंस डाइट का, क्या फायदे होते हैं संतुलित आहार के। ये 2 से 3 चीजें अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो आपने नोट्स बनाए होंगे अभी तक की, तो एक बार देखो यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हैं आपको। चलो यहाँ तक की बात क्लियर है, अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, और हम बात करेंगे थोड़ा अपनी हेल्थ के बारे में। हेल्थ यानी कि अपने स्वास्थ्य के बारे में। देखो जैसे कि हमने बोला कि किशोर अवस्था के दौरान बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। कौन से परिवर्तन आते हैं बताइए, कौन से परिवर्तन आते हैं, जल्दी से देखो। कौन से परिवर्तन हमने बोला हाइट में जो है वो चेंज आ रहा है, आपके बॉडी का जो शेप है उसमें चेंज आता है, आपकी आवाज में चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को आपको मिलती है। आप का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मेंटली आप क्या होते हैं यहाँ पे डेवलप होते हैं, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर आ रहे हैं, और जैसे फीमेल में हमने कहा था कि देखो सारे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन फीमेल में हमने एक और परिवर्तन देखा था, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक धर्म जो है वो शुरू हो जाता है। अब ऐसे में हमने कहा कि बहुत सारी चीजें हमने समझ ली हैं, ऐसे में एक और चीज होती है। एक और चीज क्या होती है, जैसे हमने पहले भी बोला था कि किशोर अवस्था एक ऐसी एज है जिसमें हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी को देख करके बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, किसी को देख करके। जैसे कि आपका जो पीयर ग्रुप होता है, यानी कि आपका जो ग्रुप होता है, आपके जो सहपाठी होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, अब वहां पर हम किसी को देख करके बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, किसी ने कोई नई चीज की यहाँ पर, या कोई किसी ने कोई नए कपड़े खरीदे, अब वो आपको अच्छे लगे हैं, अब आपको वैसे ही कपड़े लेने हैं। ठीक है, किसी ने एक नई साइकिल खरीदी है, या किसी ने कोई नई चीज खरीदी है, तो आपको भी वो क्या है, खरीदना है, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे ही आपने कहा कि किसी न किसी ग्रुप में या कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो यहाँ पर प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने बड़ों से, किसी को उन्होंने देखा, ठीक है, अब वो अपने बड़ों जैसे ही करेंगे। इस एज में जो ये इन्फ्लुएंस होना या प्रभावित होना है वो बहुत नॉर्मल है, और वो हर टीनेज के साथ होता है, हर किशोर के साथ ये चीजें आती हैं। ऐसे ही क्या होता है, आपने देखा होगा अपने बड़ों को, जैसे कि बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। जैसे
जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना, जैसे गुटखा खाना, जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रिंक करना, ये सारी जो आदतें होती हैं ये हमारे स्वास्थ्य पे क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। लेकिन किशोर अवस्था एक ऐसी एज है जहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारे ग्रुप में कोई जो किशोर है या कोई हमारा जो फ्रेंड है या कोई जो भैया है वो स्मोकिंग करते हैं, तो अब उस एज में हमें क्या है, हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो स्टार्टिंग में जो किशोर यहाँ पे सोचता है वो ऐसे नहीं सोचेगा कि मैं हमेशा ही क्या करूँगा यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो करूँगा, उसे जस्ट ट्राई करना होता है। ये ट्राई करना, ये एक नई चीज़ को ट्राई करना, एक एडवेंचर जो है उसको यहाँ पे फील करना, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। उसके मन माइंड में आता है कि मैं एक बार देखूँ तो सही कि क्या होता है अगर मैंने एक सिगरेट पी ली है या मैंने स्मोकिंग कर ली है, कैसा फील होता होगा जब कोई ड्रिंक करता होगा, क्या सच में उसको एक की चार चीजें दिखाई देती होंगी, जैसे कि आप सुनते हैं, जैसे कि आप मूवीज में भी देखते हैं और आप अपने आसपास तो देखते ही हैं। तो इस केस में क्या होता है कि क्यूरियोसिटी जागती है। ठीक है, आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको जानना है कि क्या होता है अगर मैं ऐसा करूँ तो। और ऐसा हर चीज में होता है, आपको एडवेंचर चाहिए होता है, आप ऐसी चीजें करना चाहते हैं कि जो कैसे होंगी, यहाँ पे एडवेंचर होंगी जिसमें आपको फील आए कि आप बहुत कूल हैं, या आप वो चीजें करना चाहेंगे जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं। और ऐसे ही आपने कहा कि ऐसी चीजें भी होती हैं हमारे आसपास, बहुत सारे जो हमारे ग्रुप के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या जो हमारे जो एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स होती हैं, जो हमारे आसपास के जैसे भैया दीदी जो होते हैं हमारे आस पड़ोस के, वो ऐसे लोग जिनको देख करके हम क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं में से कुछ हैबिट आती है जैसे स्मोकिंग, जैसे ड्रिंकिंग, जैसे आपने देखा होगा कुछ जो बच्चे होते हैं बहुत यंग एज में, बहुत छोटी ही एज में उन्हें ये आदतें लग जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले है कि प्रभावित होना तो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि किस चीज का क्या अफेक्ट पड़ता है। छोटी सी चीज है, हम स्मोकिंग की बात करते हैं। अब आपके घर में हो सकता है कि आपके घर में आपके जो बड़े हैं वो भी स्मोकिंग करते होंगे, ठीक है, वो भी धूम्रपान करते होंगे। आप उनको भी ये समझाएंगे कि स्मोकिंग करने के क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या असर पड़ता है हमारे शरीर पे जब आप स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो, देखो स्मोकिंग किसी ने की है तो कौन सा जो हमारा अंग है वो प्रभावित होता है और उसके क्या, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे स्मोकिंग करेगा, ठीक है, ये स्मोकिंग यहाँ पे करता है। तो होता क्या है, देखो ये जो धुआं है ये कहाँ जाएगा, आपके श्वसन तंत्र में जाएगा। एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे स्मोकिंग करता है और एक व्यक्ति जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये स्मोकिंग नहीं करता है, एक अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है, जो यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करेगा। अब इसका जो श्वसन तंत्र है ये देखो, दोनों के श्वसन तंत्र में क्या अंतर होता है। श्वसन तंत्र का मतलब समझते हो, श्वसन तंत्र हमारे शरीर में क्या काम करता है। ये जब भी हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो वो काम करेगा हमारा श्वसन तंत्र। हमारा श्वसन तंत्र जितना हेल्दी होगा उतनी अच्छे से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, उतनी अच्छी हमारी कोशिकाएं रहेंगी और उतने ही स्वस्थ हम यहाँ पर रहेंगे। जब कोई व्यक्ति यहाँ पे स्मोक करता है तो ये जो धुआं है, ये जो धुआं है ये मुंह से और नाक से कहाँ जाता है, हमारे श्वसन तंत्र में जाता है। ये श्वसन तंत्र से हमारे लंग्स में चला जाता है, हमारे फेफड़ों में चला जाता है। अब जहां जहां पे मैं ब्लैक कर रही हूँ वहां वहां पर वो जो पोर्शन है वो डैमेज होने लगते हैं। डैमेज का मतलब वो खराब होने लगते हैं ऐसे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे करके ये जो लंग्स है वो खराब होते हैं। और अगर लगातार यहाँ पे स्मोकिंग की जाए तो बहुत ज्यादा जो लंग्स की का जो बहुत बड़ा एरिया है वो यहाँ पे डैमेज होने लगता है ऐसे। अब इससे क्या होगा, इससे देखो हमारे लंग्स क्या काम कर रहे थे, वो ऑक्सीजन को ले रहे थे। ये ऑक्सीजन है जो रेड कलर में है, ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन को किसको देंगे, हमारी पूरी बॉडी को देंगे, ठीक है।
अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो डैमेज हो गया तो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में यहाँ पे रह पा रहा है। वहीं एक स्वस्थ व्यक्ति है और आप देख रहे हैं कि उसके पूरे जो फेफड़े हैं उसमें ऑक्सीजन भर पा रही है, और ये जितनी अधिक मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ही अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा भी मिलेगी, ये ध्यान रखना। उतनी ही अच्छे से हम ऊर्जा को भी ले पाएंगे, देखो, और हम आराम से यहाँ पे सांस ले पाएंगे। अब ये जो हमारा ब्लड है इसमें आसानी से ऑक्सीजन आ पाएगी, और ये इस व्यक्ति का जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में आ पाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जगह ही बहुत कम बची है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ये व्यक्ति क्या होगा, यहाँ पे इसको सांस लेने में दिक्कत होगी। और ऐसा नहीं कि ये दिक्कत कुछ टाइम की होगी, ये दिक्कत जब शुरू होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई देगा, डॉक्टर यही बोलेगा कि आप स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। फिर भी अगर कोई स्मोकिंग करना नहीं छोड़ता है तो क्या होगा, ये जो दिक्कत है वो बढ़ती चली जाती है। आप देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें बहुत खांसी होती है। आपने देखा होगा अगर कोई घर में जैसे कोई स्मोक करता है, दादाजी या आसपास के जो लोग हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो जैसे स्मोकिंग करते हैं, या जो यंग एज में स्मोकिंग करते हैं, देखो जो स्टार्टिंग में जब स्मोकिंग करना शुरू कर देता है तो स्टार्टिंग में इसके सिम्टम्स नहीं दिखते, क्योंकि जब लंग्स जो हैं, जो फेफड़े हैं, वो डैमेज होना शुरू होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे वो जो लंग्स है वो ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं तब यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, खांसी होने लगती है यहाँ पर, ठीक है। और जो व्यक्ति है वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाता है, इवन वो चल भी नहीं पाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने कहा कि सांस से रिलेटेड जो दिक्कत होती है, किसी को आपने देखा होगा अस्थमा जिनको होता है, वो थोड़ा सा चलते हैं उनकी बहुत सांसें फूल जाती हैं, वो बिल्कुल सांस नहीं ले पाते हैं, वो चढ़ाई तो चढ़ना दूर, वो प्लेन में भी नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है वो डैमेज हो गए हैं। और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उस व्यक्ति को जो यहाँ पे स्मोकिंग करता है, ठीक है। उसके शरीर को प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल पाती क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। वही एक स्वस्थ व्यक्ति है, आपने क्या इसके लंग्स देखो एकदम स्वस्थ हैं, कहीं पे ब्लैक डॉट आपको नहीं मिल रहा है, इसको प्रॉपरली क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है ये अच्छे से एक्सरसाइज भी कर सकता है, ये यहाँ पर हर एक काम को कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसे श्वसन संबंधित कोई भी दिक्कत होती है। तो ये स्मोकिंग के आपने कहा कि साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसे ही हर चीज के, चाहे कोई गुटखा खाता है, चाहे कोई यहाँ पे अल्कोहल को कंज्यूम करता है, उसके भी बहुत सारे यहाँ पे साइड इफेक्ट होते हैं। ये जो टॉपिक आपको दिया गया है ये आपको ये समझाने के लिए दिया गया है कि यदि आप अपने आसपास अपने ग्रुप वाले, अपने साथ वाले, या अपने से बड़े, या अपने घर में कोई बुजुर्ग हैं, अगर आप उन्हें ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करते हुए देखते हैं, चाहे स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो, तो पहली बात तो आप उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, और आप उन्हें छोड़ने के लिए, ये सारी जो चीज़ें इनसे दूर रहने के लिए आप उनको प्रेरित करेंगे। दूसरी चीज़, आपको खुद इन सब चीज़ से दूर रहना है। कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आप वहाँ पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप स्मोक ना भी करेंगे पर वो जो धुआं है वो आपके श्वसन तंत्र में जाएगा अगर आप वहाँ पर बैठे रहेंगे। कोई भी स्मोक करता है तो उसके सामने आप नहीं बैठेंगे। कोई आपका साथी, कोई आपका फ्रेंड, आपके सर्कल में कोई बड़े भैया आपको अगर बोलेंगे कि बहुत अच्छा होता है, एक बार ट्राई करो, कूल होता है, स्मोकिंग करने से कूल बनते हैं, तो आपको ऐसे कूल नहीं बनना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे कूल बनने से क्या होगा, हमारी हेल्थ जो है वो खराब होगी, हम बीमार पड़ेंगे, और हम बीमार पड़ेंगे तो फिर इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए। सो क्लास हम यहाँ पर हमारे पास दो डायग्राम आते हैं। एक व्यक्ति वो है जो यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है, एक व्यक्ति वो है जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है। दोनों के अगर हम लंग्स देखें तो जो व्यक्ति यहाँ पे स्मोक करता है उसके जो लंग्स हैं, आप जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दिया है इसका मतलब उसके लंग्स उतने ही ज्यादा डैमेज हैं, और जो व्यक्ति स्मोक नहीं करता है उसके लंग्स में बिल्कुल भी ब्लैक डॉट नहीं है, मतलब कि उसके लंग्स एकदम हेल्दी है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्मोकिंग जो है वो हमारी हेल्थ के लिए कितनी डेंजर होती है। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर बैलेंस डाइट के बारे में, जो हमने रिवाइज किया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे सही रखना चाहिए, कैसे हमें जो बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए उनके स्वास्थ्य के प्रति। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।